इस्लामिक रेजिस्टेंस, ये तमाम ईरान समर्थित टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एंड अक्लेम्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और इनके जो एक्शंस हैं वो एक्शन मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से किसी भी देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखें कि किस प्रकार आज की तारीख में ईरान बहुत बुरी तरह से मेरे हिसाब से फंसा हुआ है। और ये खमनाई की स्पीच में ये साफ नजर आ रहा था कि वो घबरा रहे हैं, घबराए हुई स्पीच है उनकी। लेकिन और माथुर सर, कि हमने माथुर सर, एक घबराया हुआ मुल्क 150-200 मिसाइलें कैसे दाग सकता है? नहीं, देखिए 150 उसको उनको करना पड़ेगा 150। आप एक पहले भी मैं कह चुका हूं शायद आप ही के चैनल पे कि 150-200 मिसाइल दागना एक बात होती है और उन मिसाइलों का असर क्या हुआ वो दूसरी बात होती है। आज की तारीख में आप देखिए हमास की लीडरशिप लुप्त प्राय लगभग समाप्त है, हिजबुल्लाह की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप, मिडिल लीडरशिप सब समाप्त है। लेकिन उसको 200 मिसाइलों ने इजराइल के कौन से लीडर को खत्म किया, कौन से हेडक्वार्टर को उन्होंने पूरी तरह नुकसान ध्वस्त कर दिया। देखिए ये अब आज की तारीख में क्या मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मुझे मौका दें। ईरान जो था अपने प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ाई लड़ रहा था, हमले लगातार कर रहा था इजराइल के ऊपर। लेकिन आज की तारीख में जो परिस्थिति मैंने बताई कि हमास लगभग समाप्त है, हिजबुल्लाह की सारी लीडरशिप समाप्त हो चुकी है, हूती के पास काबिलियत नहीं है, तो ईरान के पास अब और कोई चारा नहीं है इसके अलावा कि वो डायरेक्टली पहली बात खुद इन्वॉल्व हुए और दूसरी बात वो प्रयास करे कि किसी न किसी तरह ग्लोबल धर्म युद्ध की बात वो चला करके धर्म युद्ध की बात, बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आपने दिया कि ईरान धर्म युद्ध की बात करना चाहता है। राजीव नयन सर, कैसे देखते हैं आप इस पूरे टर्मिनोलॉजी को जो माथुर सर कह रहे हैं कि एक धर्म युद्ध शुरू करना चाहता है, इस्लाम वर्सेस ऑल वर्ल्ड या इस्लाम वर्सेस वेस्टर्न वर्ल्ड? देखिए उसने सीधी सीधी बात है कि जब उनका संदर्भ था तो विश्व तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ इजराइल के यहूदी और इस्लाम निश्चित ही था। और जब उन्होंने वक्तव्य दिया तो उसमें उन्होंने पूरे इस्लामिक ब्रदरहुड, सारे इस्लामिक देशों को, खास करके अरब और जिसे कहते हैं सुन्नी वर्ल्ड को साथ आने की बात कही थी। यह बात एक तय है। और उन्होंने इस्लाम को कहा कि एक साथ हो तब जाके तुम्हारे खिलाफ। तो इस्लाम का तो उन्होंने एक टूल के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास किया। लेकिन थोड़ा धर्म युद्ध से थोड़ा पीछे, थोड़ा उतना आगे नहीं बढ़ूंगा, धर्म युद्ध तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो अब पूरे का पूरा जो उनका संदर्भ था सो इजराइल का था और इजराइल के खिलाफ ही जो बात कर रही थी वो हो रही थी। लेकिन अब इसका जब हम विश्लेषण करें तो विश्लेषण करेंगे तो हम पाते हैं कि वो एक तरह से एक उनका डिप्लोमेटिक, इसको मैं मूव कहूंगा, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में, थोड़े दिन पहले उनका जो प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति थे, चाहे उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे, वो कतार उधर गए हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से मिले हैं, जो पूरे के पूरे जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के लोगों से बातचीत चल रही है कि देखो हम लोग को अपना ऑयल फैसिलिटीज को बचाना। एक अलग तरह का उनका एक डिप्लोमेटिक मूव है। यह जो था सो नसरल्ला के मरने के पश्चात जो जिसे कहते हैं जमीनी काडर और जो आम पैदल सेना है, उसे वो एड्रेस कर रहे थे। तो उनकी जो भाषा थी सो उसी लोगों के लिए बनी हुई थी। अब उसमें देखिए कई बार तो कब चौंकाने वाले कैसे वक्तव्य एक वहां का सुप्रीम लीडर दे सकता है, वह निश्चित ही हम लोगों को भी ताजुब कर रहा था जब वो हमास के अक्टूबर 7 को वो डिफेंड कर रहे थे कि इसे नहीं हुआ, उनके लिए अच्छा नहीं हुआ। ईरान के लिए ये एक साइड में जो डिप्लोमेटिक मूव उनका था, उस डिप्लोमेटिक मूव को ये बहुत बहुत हद तक ये नुकसान पहुंचा था जो उन्होंने अक्टूबर 7 की बात की। और जिस तरह से उन्होंने सारे जो आतंकवादी संगठन थे उसको जिस तरह से वो ग्लोरीफाई कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो ईरान को आगे आने वाले समय तक जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप इजराइल तक सीमित कर रखते हैं तब तक तो दुनिया बात समझेगी, सब आपके साथ सहानुभूति रख सकते हैं। लेकिन जो ही आप आगे बात बढ़ाएंगे तब तो आतंकवाद को, अगर आप जो भी हो, अब इसका कारण कुछ भी हो, लेकिन आतंकवाद हिंसा का को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। एक राज्य हिंसा, मतलब राज्य ने अटैक किया, ईरान ने अटैक किया, चलो उसको बात हम समझे, यहाँ भी इजराइल ने ईरान के ऊपर भी हमले किए थे तो उसे जवाबी कार्रवाई की उम्मीद थी। उसने एक संदेश दिया था कि जो मोसैद के नहीं, लेकिन राजीव सर, जो अगर आप हूतीज को बैक करते हैं, अगर आप हिजबुल्लाह को बैक करते हैं, हमास को बैक करते हैं,
तो फिर आपका एजेंडा क्लियर है। ये देखिए, हुतीस का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन हाँ इन दोनों संगठनों का नाम निश्चित ही लिया, जो कि ईरान के लिए अच्छा नहीं रहेगा। वो पूरी दुनिया में एक और कॉर्नर हो जाएंगे। अभी जो थोड़ी बहुत अभी बात हो रही थी, उनकी सहानुभूति मिल रही थी कि अक्टूबर 7 तो बुरा था, जी। इसमें कोई समझ नहीं है, लेकिन इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन किलिंग्स जो इम्पैक्ट जो हो रहा था, बाकी लोगों के इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा था, और हम लोग दो स्टेट्स की बात कर रहे थे, लगभग एक कंसेंसस पूरी दुनिया में है कि 2 स्टेट्स आ जाना चाहिए। और इस तरह की हरकतें ईरान अगर उनके सुप्रीम लीडर करते हैं, तब तो देखिए वो अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जो सहानुभूति मिल रही है वो सहानुभूति उनकी चली जाएगी। क्योंकि इस्लाम राजीव सर, अरब वर्ल्ड में भी एक नयापन की ओर जाने की कोशिश नजर आती है। कतर को आप देखेंगे, दुबई को आप देखेंगे, यूएई और बाकी मुल्कों को आप देखेंगे जो यूएस के एक तरह से अलायंस में एक तरह से माना जाता है, और जहां पर यूएस के बेस भी हैं। तो वो लोग कहते हैं कि भाई एक तो नयापन होना चाहिए विचारों में, और आगे बढ़ने प्रोग्रेसिव सोच होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव विचारधारा होनी चाहिए, और इन लोगों के साथ अलाइड नहीं नजर आते हैं। तो इसका असर और ज्यादा होगा और ईरान आइसोलेट होगा। यह बड़ी बात कह रहे हैं। मैं सहगल सर से इसका सवाल ले लूं। सहगल सर, ये हमास को और हिजबुल्लाह को बैक करना क्या ईरान को नुकसान करेगा? सहगल सर, शायद आपका माइक म्यूट रह गया, वो चेक कीजिएगा प्लीज। मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया बड़ा निंदनीय था। सारी दुनिया ने, सारी चैनल ने, हम सब ने उसको कंडेम किया जी। वो कंप्लीटली अनएथिकल था। लेकिन उसके बाद में जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जैसे जिस माफी की जेनोसाइड हो रही है, जिसमें बच्चे मारे जा रहे हैं, लेडीज मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, अपने स्कूल बर्बाद कर दिए, कॉलेजेस बर्बाद कर दिए, हॉस्पिटल बर्बाद कर दिए, खाना नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मेडिसिन नहीं है, और जिस माफी की वहाँ डिजीज फैल जाएगी वो सारी दुनिया के ऊपर असर करेगी। फिर जिस माफी की बमबारी हो रही है, उस बमबारी से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट में बड़ा फर्क पड़ेगा, जो सारी दुनिया को बर्बाद करेगी। मैं दोबारा साफ कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। नोबडी एक्सेप्ट्स इट अदर देन पॉसिबली ईरान। नोबडी हैज एक्सेप्टेड इट। बट मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि देयर इज बाउंड टू बी डिफरेंस ऑफ परसेप्शंस, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सम पीपल सेड दे हैव अ डिफरेंस ओपिनियन विद मी। they are welcome to have their own views and their own perceptions. कौन सही है कौन गलत है वो तो समय बताएगा। लेकिन जो खमेनी ने मैसेज दिया है, बड़ा क्लियर मैसेज है ईरान के लोगों को, अमेरिका के लोगों को, इजराइल के लोगों को, कि मैं आगे जंग नहीं चाहता। जो मैंने कार्रवाई करनी थी, जो उन्होंने अप्रैल में किया था, 3 दिन का एडवांस नोटिस दिया था अमेरिका को, सऊदी अरेबिया को, जॉर्डन को, जिससे 99% मिसाइलें और रॉकेट्स उनके बर्बाद कर दिए गए थे। जो रॉकेट्स इस्तेमाल किए थे वर्ल्ड वॉर 2 के विंटेज के थे, जिनकी मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आती थी। इस बार भी उन्होंने 3 घंटे पहले अमेरिका को बता दिया था कि हम इस माफी की कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे अमेरिका के पूरे जहाज और पूरे शिप्स अलर्ट पर हो गए थे। उन्होंने ईरान को भी वार्निंग कर दी गई थी। यानी दूसरे लफ्जों में वो एक लिमिटेड रिस्पॉन्स करना चाहते थे, ये दिखाने के लिए कि भाई आपने हमको मजबूर कर दिया। मेरी छवि की, मेरी क्रेडिबिलिटी की का क्वेश्चन है। आपने हमास के लीडर को मार दिया, हानिया जो हमारे देश में थे, हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट किया। आपने हिजबुल्लाह के लीडरशिप को खत्म कर दिया, हसन नसरुल्लाह को खत्म कर दिया। आप हमारे प्रॉक्सीज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। हमको अपनी इज्जत को कायम रखने के लिए मजबूरन कुछ कार्रवाई करनी है, और हमने जो करना था कर दिया। आप इसके अलावा हमारे खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कीजिए। लेकिन अगर आपने कोई बड़ी कार्रवाई की, यानी दूसरे लफ्जों में हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को बर्बाद किया, या हमारे ऑयल एंड गैस फील्ड्स को बर्बाद किया, या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया, या हमारे सिविलियंस को बर्बाद किया, अटैक किया, ताकि जो रिप्रेसिव गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चेंज की बात कोशिश की, तो ईरान जो है हर प्रकार से उसमें क्षमता है, ऐसा तो है। सहगल सर, इसका अगर दूसरा एस्पेक्ट देखे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुद तो बहुत सॉवरेन रहकर ये कह रहे हैं कि भाई हमारी संप्रभुता का सवाल है इसलिए हमें रिएक्ट करना है, लेकिन बैक चैनल से वो सपोर्ट कर रहे हैं हमास को और हिजबुल्लाह को। हमास और हिजबुल्लाह तो लगातार अटैक कर रहे हैं इसराइल पे या फिर उनके सोल्जर्स को। तो उनका जो टूल है वो काम कर रहा है। वो बैक चैनल से नहीं कर रहे हो, तो डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं। हिजबुल्लाह को, हouthis को, हमास को खड़ा किसने किया है? जो इरानियन रेजिस्टेंस है, चाहे सीरिया में है, चाहे इराक में,
उसको खड़ा किया ईरान ने, उसको पैसा दिया ईरान ने, उसको अस्त्र दिया, वेपन्स दिए, सब ईरान ने, और सारी उनको सहायता ईरान ही दे रहा है। और ईरान की कोशिश थी कि इनके माध्यम से जो फिर अमेरिका वही बात की है ना सर, तो फिर वार्निंग का मतलब क्या रहेगा कि हमने आपको वार्न किया, 3 घंटे का वक्त दिया, आप अपने एक तरह से हमने आपको जवाब दिया। देखो, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आपने हमको मजबूर किया है इस माफी की कार्रवाई करने जी। के लिए, हमने कार्रवाई कर ली। जैसे हिंदुस्तान ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वी टोल्ड पाकिस्तान जो हमने करना था कर लिया। फिर जब बालाकोट के ऊपर स्ट्राइक की थी, हमने कहा जो हमने करना जी। था कर लिया है। इसी माफी को उन्होंने बोला जो हमने करना था कर लिया है। अगर आपने जवाबी कार्रवाई हमारे ऊपर की, और वो डिपेंड करता है किस माफी की, अमेरिका भी प्रेशराइज कर रहा है नहीं इसराइल तो को। सर, ये सहगल सर, ये तो आप भी जानते हैं कि अगर 200 मिसाइलें दागी है ईरान ने, तो इधर से इजराइल ने भी कह दिया कि हम भी बदला लेंगे, लेकिन वक्त भी हमारा होगा और फैसला भी हमारा होगा। मैं सहगल सर और जामवाल सर इसका रिएक्शन आपसे लूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर जेस्चर में कोई कमी नहीं छोड़ रहे, राइफल के साथ नजर आए हैं सुप्रीम लीडर खामनेई, और उन्होंने कहा है कि हम दुखी हैं, हारे नहीं हैं, ये कहना है उनका। और एक तरह से जेस्चर दिखाने की कोशिश कि भाई हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, बेशक हम दुखी हों लेकिन हम हारे नहीं हैं। यानी कि एक तरह से सुप्रीम लीडर ईरान के कह रहे हैं कि ईरान इस युद्ध को आगे भी लड़ेगा। जामवाल सर के पास जा रहा हूं। जामवाल सर, क्या माना जाए इस जेस्चर को, अगर वो राइफल के साथ नजर आए तो? ये सिंबॉलिक जेस्चर्स हैं, इसमें ज्यादा मत देखिए आप। इट इज समथिंग लाइक ओसामा बिन लादेन और 2 राइफलें लगा के 2 आदमी खड़े पीछे कभी इंटरव्यू दिया करता था। आई मीन आई कंसीडर इससे ऊपर कुछ नहीं। और यहाँ बात आती है कि सर्कमस्टांसेस की, जो 7 अक्टूबर पिछले साल हुआ उस वक्त बार बार ये बोल रहे हैं कि कोई पूरी दुनिया में कई लोग, स्पेशली पैलेस्टीनियन प्रोपेगेंडा की जो इजरायली रिएक्शन है ओवर रिएक्शन है, बच्चे मर गए, ये मर गए, वो दुनिया भर का रोना पीटना। आप उनके आदमी उठा के ले गए, कहां रखे आपने? अपनी सुरंगों के अंदर। सुरंग कहां थी? हॉस्पिटल के नीचे, मस्जिद के नीचे। अपने फैमिलीज जो है उनके हवाले होस्टेज कर दिए कि तू इनको घर में बांध के रखो। नाउ वेयर इज द क्वेश्चन? यहां पे इनोसेंट कौन था? मस्जिद में आने वाला जिसको पता था कि नीचे मेरे बारूद भरा पड़ा है, जो स्कूल में या कॉलेज में या हॉस्पिटल में जा रहा है जिसको पता है बगल वाले कमरे में वो थे, वाज ही इनोसेंट? लेबनान में क्या हो रहा है? कहां मारे जा रहे हैं? उनकी मीटिंगें कहां हो रही हैं? रेजिडेंशियल एरिया में। आई थिंक इससे बड़ा रिस्ट्रेन कोई नहीं हो सकता कि इजराइल ने वो बिल्डिंगें सर्जिकली उड़ाई हैं। जो भी टेक्नोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल करी है सर्जिकली, एंड ऑब्वियसली इसमें थोड़ा बहुत कोलैटरल डैमेज होगा। वो कोलैटरल डैमेज दिखा के दुनिया भर में रोना पीटना, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब तुम इतनी बड़ी हरकत करते हो तुम्हें रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहना चाहिए, जो ये नहीं थे। जो मतलब मैं बार बार कहता हूं, उन सबकी एक ही प्रॉब्लम है, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, ये हो, ईरान हो, ये टैक्टिकली सोचते हैं, कभी स्ट्रेटेजिकली नहीं सोचते। टैक्टिकली तो कर दिया तुमने, चीज सक्सेस कर ली, उसके स्ट्रेटेजिक रेमिफिकेशंस क्या होंगे, क्या रिस्पांस होगा दूसरे का, वो क्या कर सकता है, उसका उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो मर रहे हैं लेबनान में या हमास में, ये इनके लिए टैक्टिकल ह्यूमन सैक्रिफाइस है, ये जानबूझ के किए जा रहे हैं। मैं कैटेगरली बोल रहा हूं, ये हमास और हिजबुल्लाह ने ह्यूमन सैक्रिफाइस दिए हैं, किस लिए? वर्ल्ड ओपिनियन बनाने के लिए। और दुख की बात है कि हमारे इसके प्रोपेगेंडा में हमारे भी काफी लोग शामिल हो जाते हैं कि ये देखो, ये हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ऑप्शन क्या है बताएं? कि जब आपके हॉस्पिटल के अंदर से रॉकेट फायर किए जा रहे हैं और उसके वीडियो प्रूफ है। अभी तो नसरुल्लाह कहां मारा गया? बिल्डिंग के नीचे, तहखाने के अंदर। वो ठीक है, उनके पास बंकर बस्टिंग थे जहां पूरी मीटिंग कर रहा था, उसके ऊपर वाले फ्लोर में मिसाइलें लगी हुई हैं। नो, ऑप्शन क्या है? अगर उनको बर्बाद नहीं करोगे, इंतजार करो कि जब वो करेंगे आयरन डोम से रोंगे, बाकी तुम करते रहो, करते रहो, करते रहो। ये कमजोर देश की वो होती है कि जो इंतजार करो, ये मर गया, इसमें बहुत मर गए, ये हो गया, वो हो गया। अगर उनको अपने सिविलियंस की चिंता नहीं है तो जो मतलब जिसके ऊपर हमला हुआ है वो क्यों करे? उसने तो दुश्मन निकालने हैं। तो इसमें मतलब ये एक ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन एंगल को वी शुड नॉट ओवरप्ले, वी शुड नॉट ओवरप्ले। वॉर में ह्यूमन एंगल पॉसिबल नहीं होता है कई बार। जब आप किसी पर हमला करते हैं तो रिटेलिएशन के लिए आपको वेट करना होता है। अनुज माथुर सर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका राजीव सर आपके पास आ रहा हूं। हाँ, मैं यही बताना चाह रहा था। देखिए,
कि हमको ये बात बिल्कुल साफ तौर पे समझनी चाहिए। आप पैटर्न ऑफ स्ट्राइक्स देखें साउथ लेबनान में। साउथ लेबनान में बेरूट में हजारों लाखों बिल्डिंगें हैं और वो पिन पॉइंटेड एक बिल्डिंग को चुनते हैं, पिन पॉइंटेड टॉप इंटेलिजेंस उनके पास होती है, प्रिसिशन वेपन के साथ उसके ऊपर हमला करते हैं और वहां पर उनके लीडरशिप को नुकसान पहुंचाते हैं। आप देखें इस्माइल हानिया को एक कमरा ढूंढ के उस कमरे में एक रॉकेट से समाप्त किया है। ये बहुत जबरदस्त प्रोफेशनल आर्मी जो होती है, ये उसके काम करने का तरीका है। और उसके बावजूद भी 4 दिन पहले से, ये अब हम 3 घंटे की बात कर रहे हैं, 4 में उनको लोगों को खाली करने के लिए बता दिया था कि वो जगह खाली कर दें जहां पर के हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, क्योंकि उन ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स होने वाली है। अब आप देखें इजराइल लड़ाई लड़ रहा है अपने एग्जिस्टेंस की। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं विवेक आपको, वो बात ये है कि आज की तारीख में जो 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 अरब वर्ल्ड है, उस अरब वर्ल्ड के बहुत सारे देशों के जो व्यापार के हित हैं, जो उनके इकोनॉमिक हित हैं, वो अमेरिका के साथ अलाइंड हैं। और आप कितना भी प्रयास कर लें, मुझे लगता नहीं है कि आने वाले समय में आप एक बहुत बड़ा अरब यूनिफिकेशन देखेंगे जो कि इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। ये बात आप मान के चलें, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो, कतार हो, जॉर्डन हो, उन तमाम लोगों के हित, व्यापारिक हित और इंटरनेशनल रिलेशन के हित अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं। सिर्फ नहीं तो ये युद्ध ईरान, ये युद्ध ईरान के साथ ही समाप्त हो जाएगा, किस मोड़ पे जाएगा सर ये? नहीं, बिल्कुल आप देखिएगा कि ईरान भी इस बात को समझता है। वही मैं आपको कहने का प्रयास कर रहा था कि जो खमनेई की स्पीच है कि हम डरे हुए नहीं है, हम ये हैं वो हैं, ये एक बहुत दबी हुई और एक बहुत कमजोर स्पीच मेरे हिसाब से रही है। और ईरान इस बात को समझता है, क्योंकि ईरान की जो अधिकतर इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट ऑयल पर है। दूसरी बात, स्टेक उनका जहां तक न्यूक्लियर असेट्स का है, वहां स्टेक बहुत हाई है। उनकी न्यूक्लियर प्रोग्राम एक बहुत थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंचा हुआ है। अगर उस पर जरा भी नुकसान हुआ तो वो 10, 15, 20 साल पीछे चले जाएंगे। इन तमाम बातों को ईरान वाले समझते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि 6 महीने बाद वो रिएक्ट करता है, 200 मिसाइल मारता है, जिसमें से 15-20 कहीं पहुंचती है। तो मेरा यह मानना है कि ईरान को भी मालूम है कि किस प्रकार की व्यापक मौजूदगी अमेरिका की मिडिल ईस्ट में है, किस प्रकार से पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड उनके खिलाफ है, और किस प्रकार से ये बात दुनिया समझती है कि हिजबुल्लाह, हूती, हम बात कर रहे हैं पिछले 1 साल से जो लड़ाई लड़ रही है, हूती की सऊदी अरब से पिछले 7 सालों से लड़ाई लड़ रही है, और वहां पर लाखों लोग मरे, जिनमें 70% से ज्यादा बच्चे और महिलाएं हैं, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। अब आप देखें विवेक, हाँ जी माथुर सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि ये एक तरह से सरेंडर स्पीच है राजीव सर? हाँ, मेरे हिसाब से बहुत कमजोर स्पीच है। नहीं, देखिए इसका तो जैसे मैं पहले ही बोला था, इसका एक संदर्भ है। आज का जो फ्राइडे प्रेयर को उन्होंने लीड किया था और उसमें नसरल्ला की मृत्यु के पश्चात की जो स्थिति उत्पन्न हुई थी वहां पर, और जो उनके अपने लोग हैं उन्हें थोड़ा मोटिवेट भी करना है, थोड़ा उसमें एक ऊर्जा भी भरनी है, तो यह स्पीच हमें उस माध्यम से देना चाहिए। इसमें साथ साथ कुछ कूटनीति भी है, और उन्होंने इस्लाम